नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में अपनों ने जो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं उनको कंप्लीट किया और उसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां और संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां लगभग समान हैं। दूसरी बात, जो कौशल है, जो मूल्यांकन है, जो मापन है, जो उपलब्धि परीक्षण है, जो उपचारात्मक शिक्षण है, ये सारे के सारे टॉपिक दोनों भाषाओं में बिल्कुल समान रूप से चलते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों को उतना ही समय दिया है जितना हिंदी व्याकरण को दिया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि दोनों की दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां यदि अपनों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छे से समझी है, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत में भी वही चलती है। तो अपने को अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ जगह पर संस्कृत की शिक्षण विधियां अलग हैं, उनको आज की क्लास में देख लेते हैं, अपन क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए आज अपन बात करते हैं संस्कृत शिक्षण विधियों की। संस्कृत शिक्षण विधियां, देखिए संस्कृत की शिक्षण विधियां यदि अपन देखें वैसे कि गद्य की, पद्य की, कहानी की, निबंधों की, उनकी यदि अपन बात करें तो वो शिक्षण विधियां तो बिल्कुल उसी प्रकार से सेम चलेगी जिस प्रकार से हिंदी में चली थी। वो की वो सारी की विधियां, खंडान्वय, दंडान्वय, गीत, अभिनय, चित्र, सारी की सारी विधियां, आगमन निगमन, ये सारी की सारी विधियां संस्कृत में चलेगी। परंतु जो अलग है उनमें यदि अपन बात करें तो संस्कृत भाषा की जो अलग शिक्षण विधियां हैं, अन्य शिक्षण विधियां हैं, उनमें दो भागों में बांटकर शिक्षण विधियों को अपन पढ़ते हैं, देखते हैं। तो उन दो भागों में अपन बांटते हैं, तो कौन कौन से भागों में अपन विभाजित करते हुए इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो परंपरागत शिक्षण विधियां, परंपरागत शिक्षण विधियां इसमें आती हैं। दूसरी आधुनिक शिक्षण विधियां इसमें आती है। आधुनिक शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा की परंपरागत व आधुनिक शिक्षण विधियां आती है। परंपरागत शिक्षण विधियों की यदि अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले तो अपन बात करेंगे पाठशाला विधि की। तो पाठशाला विधि परंपरागत विधि मानी जाती है। उसके बाद दूसरी विधि की यदि अपन बात करें तो ये होती है भंडारकर विधि। भंडारकर विधि। और तीसरी की यदि अपन बात करें तो पाठ्य पुस्तक विधि भी मानी जाती है। तो ये परंपरागत विधियां हैं जो हिंदी भाषा से अलग विधियां मानी जाती है। वैसे तो भंडारकर विधि को भी अपनों ने देखा है, परंतु फिर भी संस्कृत की दृष्टि के अनुसार अपन इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद यदि अपन आधुनिक विधियों की बात करें तो एक विधि मानी जाती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष जो विधि है वो विधि कौन सी मानी जाएगी? संस्कृत भाषा की आधुनिक शिक्षण की विधि मानी जाएगी। इसके साथ साथ संरचनात्मक उपागम विधि। और तीसरी की यदि अपन बात करें तो नियोजित अधिगम विधि। ये तीन विधियां तो आधुनिक की मानी जाती हैं और तीन विधियां ही परंपरागत शिक्षण की मानी जाती है। यहाँ पर नियोजित अध्ययन विधि भी आ सकता है। तो ये विधियां जो है वो संस्कृत भाषा की थोड़ी सी अलग हैं जिनको अपने को पढ़ना है। तो अब अपन इन्हीं विधियों को एक एक करके पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी विधि की? पाठशाला विधि की। परंपरागत विधियों को देखते हैं पहले, और परंपरागत विधियों से फिर अपन धीरे धीरे किस ओर आएंगे? आधुनिक विधियों की तरफ अपन आएंगे।
तो अपन यदि परंपरागत विधियों में पाठशाला विधि की यदि अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि पाठशाला विधि है क्या। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी थी? गुरुकुल पद्धति थी। तो ये जो गुरुकुल पद्धति है उसे ही अपन क्या कहते हैं? पाठशाला विधि कहते हैं। गुरुकुल विधि को पाठशाला विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विधि के माध्यम से अपन इस विधि के तहत जो विद्यार्थी होता है वो गुरु के पास ही रहता है और गुरु के पास रहकर वहीं पर वह ज्ञान का हृदयंगम करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। अपन बात करते हैं इस विधि के अध्ययन का उद्देश्य, कि इस विधि के अध्ययन करने के प्रमुख उद्देश्य अपन क्या कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से समझ सकते हैं। तो देखिए, बालक जो है, बालक इस विधि में संस्कृत के अंतः तत्व द्वारा ज्ञान को हृदयंगम करता है। पहला और मुख्य उद्देश्य तो यह हो गया। दूसरे की यदि अपन बात करें तो इस विधि द्वारा जो बालक है, बालक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान हस्तांतरित करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखिए संस्कृति का ज्ञान, क्योंकि गुरु के पास रहता है ना, तो गुरु उसका सर्वांगीण विकास करते हैं, उसे हर एक चीज का ज्ञान करवाते हैं। तो वहां पर वह क्या करता है कि संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगर अपन इस विधि के माध्यम से प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो शिष्य है वो गुरु के पास रहता है, तो गुरु के साथ अक्सर उसका शास्त्रार्थ चलता रहता है, यानी शास्त्र के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता या वाद विवाद चलता रहता है। तो इसका यदि मुख्य उद्देश्य की बात करें तो शास्त्रार्थ कर एक आदर्श पंडित बनना इसका मूल उद्देश्य है। तो शास्त्रार्थ करेगा विद्वानों के साथ और उसके बाद वह क्या करेगा? पंडित बनेगा। इसमें अपन अगर और देखें तो व्याकरण की शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। इसमें व्याकरण की शिक्षा प्रमुखतया दी जाती है। व्याकरण की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती है। तो यहां पर अपन कहेंगे कि कुछ लोग, इसमें व्याकरण की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती है, तो कुछ लोग इसे व्याकरण विधि भी कहते हैं। तो कुछ लोग इसे व्याकरण विधि भी कहते हैं। इसके साथ साथ
अन्य उद्देश्यों की बात करें या इसके बारे में विशेषता, तो इसमें रटने एवं स्मरण शक्ति विकास पर अधिक बल दिया जाता है। ये लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहां पर यदि अपन बात करें कि इसमें गुरु और शिष्य का संबंध किस प्रकार का होता है। गुरु और शिष्य में जो गुरु होता है वो शिष्यों को पुत्रवत रखता है, पुत्रवत व्यवहार करता है, और इसके साथ साथ गुरु व शिष्य के मध्य पूर्ण संवाद भी होते रहते हैं। तो अपन यदि अपन इसमें देखें तो गुरु शिष्य संबंध, तो गुरु और शिष्य के आपसी संबंधों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो इनमें पूर्ण संवाद चलता है, पूर्ण संवाद चलता है, इनमें आपस में संवाद होता रहता है। और इसके बाद यदि अपन बात करें तो मैंने आपको बताया कि भाई शिष्य पुत्रवत होता है, गुरु ईश्वरवत होता है, और इसके साथ साथ जो गुरु ईश्वरवत यानी गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है, और जो शिष्य होता है, शिष्य पुत्रवत होता है, और इसके साथ साथ शिष्य जो है वो गुरु के प्रति असीम श्रद्धा रखता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर जो पूर्ण व कठोर अनुशासित जीवन में शिष्य रहता है, तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई इसकी जो अन्य बातें हैं, मानसिक एवं कठोर अनुशासन। एक चीज और भी बता देती हूं कि यहाँ पर जो शिष्य अनुशासन में रहता है ना, वो ये नहीं है कि गुरु के डर से अनुशासन में रहता है, शिष्य स्वयं अनुशासित जीवन बिताता है, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते थे उनमें यदि अपन बात करें योगोपवीत संस्कार होता है, तो उसके बाद जो बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस दौरान वह पूर्ण अनुशासित जीवन व्यतीत करता है। तो अपन यहाँ पर यूं कहेंगे कि शिष्य मानसिक एवं कठोर अनुशासन, यानी शिष्य मानसिक रूप से अनुशासित रहता है, गुरु के डर से नहीं, गुरु के डर से वो अनुशासित जीवन नहीं बिताता। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें अगला, आप एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। इस शिक्षा के अंतर्गत या इस विधि के अंतर्गत श्रवण व भाषण कौशल का विकास होता है, श्रवण व भाषण कौशल का विकास क्यों होता है? क्योंकि पूरा का पूरा शिक्षण कार्य मौखिकली चलता है, तो उसमें जो शिक्षक है वो बोलता है, विद्यार्थी ग्रहण करते हैं, तो पूरा का पूरा मौखिक रूप से काम चलने के कारण, और इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो श्रवण व भाषण कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि पूरा अध्ययन
अध्यापन कार्य मौखिक रूप से चलता है। पूरा अध्ययन अध्यापन मौखिक रूप से चलता है। इसके साथ साथ यहां पर देखिए, अतः श्रवण एवं भाषण कौशल का पूर्ण विकास संभव है। इसके साथ साथ इसका एक दोष भी है, क्योंकि लिपि चिन्ह नहीं होने के कारण, लिपि चिन्ह नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण पठन व लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता है। ये लीजिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहां पर अपन कह सकते हैं कि इस शिक्षण विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसमें प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। और कैसे? देखिए, प्रशिक्षण स्थानांतरण, इसमें ये होता है कि गुरु शिष्य को पढ़ाता है, उसको ज्ञान देता है, आगे जाकर शिष्य अगली पीढ़ी को ज्ञान देता है। तो इस प्रकार से सीखा गया जो ज्ञान है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। तो अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है। गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है, साथ ही जो ज्ञान प्राप्ति होती है, शिष्य उस प्राप्त ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आगे, इस विधि में जो मौलिक विचार कौन सा था, इस विधि का मूल आधार क्या था? यदि इस विधि के मूल आधार की बात करें तो नकदी का रूपक इस विधि को माना जा सकता है। कैसे? आप बाजार में से निकल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो उस समय आपके पास यदि नकद पैसे हैं तो ही आप वस्तु को खरीद सकते हैं, अन्यथा आप वस्तु को नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर शिष्य को ज्ञान रटवाया जाता है। अब वो रट्टा लगा लेता है तो उसकी पॉकेट में हमेशा जिस तरह से नकदी रहती है उसी प्रकार से उसकी पॉकेट में सदैव ज्ञान रहता है। तो वह जब भी शास्त्रार्थ करता है तो वह वहां फिर उस नकदी को काम में लेता है, उस ज्ञान को काम में लेता है। तो इस दृष्टि से पाठशाला विधि में ये माना जाता है कि रटने की प्रवृत्ति या रटा हुआ जो ज्ञान है वही सर्वोत्तम ज्ञान होता है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि शास्त्रार्थ के समय शिष्य के पास रटा हुआ ज्ञान ही काम आता है
अतः रटने की प्रक्रिया से ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्ति संभव है। ये लीजिए। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यह जो पद्धति है वो रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। देखिए, हालांकि ये इसकी कमजोरी है, अपन मान सकते हैं कि देखिए रटने के संबंध में यदि देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और सबसे पहले अगर रटा हुआ ज्ञान अपने पास है और अपनों ने ज्ञान का मनन नहीं किया है, उसका आत्मीकरण नहीं किया है, तो फिर हम कूप मंडूक की स्थिति में आ जाएंगे, हमारा ज्ञान संकुचित हो जाएगा। तो इसलिए रटने की प्रवृत्ति वाली जो अवधारणा है पाठशाला विधि की, वो एक संकुचित अवधारणा कही जा सकती है। हालांकि वर्तमान में ये जो पाठशालाओं में अध्ययन करवाया जा रहा है उसमें रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो, इसके लिए जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये थी पाठशाला विधि, और जिसके संबंध में सभी बातों का अध्ययन अपनों ने देखा। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में यदि देखें तो 6 क्लास होते हैं, 6 कालांश होते हैं। तो रटने वाली प्रवृत्ति शायद सफल भी नहीं हो पाए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन अगली विधि की तरफ। और अगली विधि कौन सी मानी जाती है? भंडारकर विधि मानी जाती है। भंडारकर विधि, प्रवर्तक की बात करें तो इस विधि के प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। यदि समर्थक की बात करें तो इनके समर्थक थे वामन शिवराम आप्टे, वो इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इस विधि के बारे में यदि अपन देखें तो इन्होंने पाश्चात्य का अपन ये बात करें कि भंडारकर महोदय ने पाश्चात्य का समावेश करते हुए इन्होंने एक तो पाश्चात्य का समावेश किया, और इसके साथ साथ जो तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है, यानी तुलनात्मक भाषा विज्ञान तथा नियमों का समावेश कर इस विधि का प्रवर्तन किया। तो ये गोपालदास भंडारकर द्वारा दी गई भंडारकर विधि है, जिसके समर्थक वामन शिवराम आप्टे हैं, और इन्होंने पाश्चात्य विधि का अनुकरण किया था। और उसके बाद इन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान व नियमों का समावेश करते हुए अपनी एक विधि दी थी, जिसे इन्हीं के नाम के कारण भंडारकर विधि कहा गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इस विधि के संबंध में, और इस विधि के संबंध में और कौन कौन सी चीजें कही जा सकती है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि अपन इस संबंध के बारे में बात करें
तो पाश्चात्य का अनुकरण करते हुए यह विधि दी गई। अनुकरण करते हुए इस विधि का प्रवर्तन किया गया। ये चीज अपन देख चुके हैं। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो इन्होंने केवल व्याकरण के अनुवाद पर बल दिया, तो इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जा सकता है। अनुवाद विधि भी कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आपसे यूं पूछ लिया जाए कि व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है, तो व्याकरण अनुवाद विधि है। इसके बाद अपन बात करें आगे, इन्होंने ये कहा कि जो संस्कृत का पठन पाठन किया जाए वो व्याकरण अनुवाद के आधार पर किया जाए। व्याकरण अनुवाद के आधार पर संस्कृत का पठन पाठन किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने एक चीज और कही थी कि व्याकरण का ज्ञान या व्याकरण का अनुवाद बालक को सिखा दो, संपूर्ण संस्कृत साहित्य का अध्ययन वो स्वयं ही कर लेगा। तो इन्होंने यूं कहा कि व्याकरण का अनुवाद बालक को सिखा दिया जाए तो संस्कृत साहित्य का अध्ययन बालक स्वयं कर लेगा। ये बात इन्होंने कही थी और मूलतः इनके सिद्धांत की बात यही मानी जाती है। और इसके साथ साथ इन्होंने यूं कहा कि जो शिक्षण है वो गुरु के बिना भी संभव है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, मानी जा सकती है, क्योंकि यदि व्याकरण का अनुवाद बालक को सिखा दिया तो वह शिक्षण स्वयं कर लेगा, तो उसे जो गुरु है उसकी जरूरत या आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ इन्होंने इस प्रणाली में जो रटन प्रक्रिया है उसको रटन प्रक्रिया को समाप्त करने की बात कही थी। तो इसमें रटन प्रक्रिया का अभाव इस विधि में पाया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, अनुवादों में ही संस्कृत, इन्होंने यूं कहा कि जब बच्चे को व्याकरण का अनुवाद सिखाया जा रहा है तो बच्चे को अनुवाद सिखाया जा रहा है तो अनुवाद में ही संस्कृत साहित्य का ज्ञान करवाया जाए। ये बात भंडारकर जी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से कही गई थी, क्योंकि संस्कृत साहित्य का यदि अध्ययन बालक को सिखाना है तो अनुवाद अवश्य सिखाना पड़ेगा। देखिए, भंडारकर जी की प्रमुख पुस्तकों की यदि बात करें तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। यदि पहली पुस्तक की बात करें तो मार्ग पदेशिका थी, जिसमें कुल 21 पाठ थे,
और उसके बाद दूसरी पुस्तक की बात करें तो संस्कृतम दिरांत प्रवेशिका, संस्कृत मंदिरांत है प्रवेशिका। ये इनकी दो पुस्तकें थी, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। पहले में इसमें कुल 31 पाठ थे और इसमें कुल 26 पाठ थे। तो इस प्रकार से इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें इस क्षेत्र में आई थी और प्रत्येक पाठ के 4 भाग थे। ये जो दोनों पुस्तकें हैं उनमें जितने भी पाठ हैं उनमें प्रत्येक पाठ के 4 भाग थे और पाठ योजना के रूप में लिखित थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्होंने पाठ योजना के रूप में चारों भागों को लिखा था। देखिए, इन्होंने यूं कहा, इनकी जो शिक्षण योजना थी उसमें इन्होंने एक तो यूं कहा कि व्याकरण का ज्ञान दिया जाए तो वो सौदारण दिया जाए, यानी उदाहरण के साथ दिया जाए। तो अपन यूं कह सकते हैं कि शिक्षण योजना, यदि भंडारकर जी की शिक्षण योजना की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने यूं कहा कि व्याकरण का सौदाहरण ज्ञान बालक को दिया जाना चाहिए। दूसरे विषय पर यदि बात करें तो इन्होंने बल दिया कि संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से संस्कृत अनुवाद करवाया जाए ताकि बालक है वो विभिन्न भाषाओं का अनुवाद करेगा तो वहां पर वह सीख जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि बालक है वो शब्दकोश का ज्ञान भी बढ़ा लेगा, क्योंकि 2 भाषाओं का अध्ययन कर रहा है तो उसमें शब्दकोश से संबंधित ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी या उसका शब्द भंडार है वो विकसित हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। इन्होंने संस्कृत के स्वतंत्र शिक्षण पर भी बल दिया। संस्कृत के स्वतंत्र शिक्षण पर भी विचार किया और इन्होंने यूं भी कहा कि भाई कम समय में भी अधिक ज्ञान प्राप्ति संभव है। तो ये चीज भी इन्होंने अपनी विधियों में कही। इन्होंने यूं कहा कि साहित्य का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना साहित्य के ज्ञान के शिक्षण नीरस बन जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 1-2 बातें इसमें और रह गई है वो भी मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, इन्होंने यूं कहा है कि सभी नियमों के बजाय अत्यावश्यक नियमों का पहले ज्ञान करवाया जाना चाहिए। अत्यावश्यक नियमों का प्रारंभ में ज्ञान करवाया जाए। तो जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है उनका ज्ञान पहले करवाया जाए। और इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि इसकी कुछ कमियां हैं और अगर अच्छाई की बात करें तो माध्यमिक व
उच्च माध्यमिक स्तर के लिए तो ये उपयोगी विधि है, परंतु आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके दो दोष कहे जा सकते हैं। एक तो ये प्रत्येक विषय एवं सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। प्रत्येक विषय के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का तरीका इन्होंने बताया है कि उससे उस भाषा में अनुवाद करो, उस भाषा में अनुवाद करो, तो प्रत्येक विषय एक भाषा नहीं है, तो इसलिए यह संभव नहीं है। दूसरी, शिक्षण के जो कौशल है वो विकसित नहीं हो पाते। तो उम्मीद करती हूँ कि जो दो विधियां अपनों ने पढ़ी, एक तो पाठशाला विधि, दूसरी भंडारकर विधि, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में आगे की विधियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।